ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका था वर्क पावर एंड एनर्जी के लिए। आज हम इसमें जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो अभी अटेम्प्ट कर लेते हैं। बाकी के आप जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से भी आपको मिल जाएंगे, जो जो एनसीईआरटी कर रहा होगा। पढ़ रहा है कोई? एनसीईआरटी किसी ने पढ़ना स्टार्ट किया? नहीं, या फिर लूसेंट से पढ़ लेना, ठीक है। एनटीपीसी जिसको देना है उसमें साइंस भर भर के है, ठीक है। जो एनटीपीसी देना चाह रहा है सारे ही दोगे? हाँ, जो आरआरबी और एनटीपीसी में इसमें आवाज नहीं आ रही। जिसको एनटीपीसी देना है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी से पढ़ लेना और दूसरा लूसेंट से क्वेश्चन इसके लगा लेना। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे वो हम अभी ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उनको अटेम्प्ट करेंगे अभी। और बाकी के जो बचते हैं जिसको और भी अगर करने हैं अटेम्प्ट तो वो लूसेंट से लगा सकते हैं, ठीक है ना, या अदर किसी भी रेफरेंस बुक को। मैं इसको प्रीफर नहीं कर रहा, कोई भी अपनी बुक से लगा लेना, ठीक है। टॉपिक हमारा वर्क पावर एनर्जी हो गया था। अभी हम वर्क पावर और एनर्जी में से एक पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो तीनों क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं कि तीनों क्वांटिटी कैसी है। तो ये तीनों की तीनों स्केलर क्वांटिटी है। पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है इसमें से, और 3 क्वेश्चन बन जाएंगे कि वर्क पावर और एनर्जी आर स्केलर और वेक्टर, तो दे आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन राइज हो गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? जब किसी दो क्वांटिटीज के बीच डॉट प्रोडक्ट आ जाता है ना, तो दो क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी देता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज विद द डॉट प्रोडक्ट विल गिव द स्केलर क्वांटिटी। ये दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब इसका डॉट प्रोडक्ट आप करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ना कि कोई वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। अब और किसी को कुछ पूछना है कि स्केलर वेक्टर क्यों है ये? तो उसमें से याद रखना कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट अगर होगा तो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन एनर्जी में से भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि एनर्जी में भी आप कह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी आप कह रहे हैं तो वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। आप इसमें भी अब क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेलोसिटी तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसको कैसे स्केलर बता रहे हैं? स्केलर बताना इसको इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जो v का स्क्वायर हो रहा है, कोई भी आप नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड करो, क्या आएगा? एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। यहाँ पे किसी नेगेटिव क्वांटिटी का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो भी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा। तो यहाँ वेलोसिटी का जो खेल है वो खत्म हो गया स्क्वायर होने के साथ ही। जो वेलोसिटी को अपना काम करना था एज ए वेक्टर, वो खत्म हो गया यहाँ पे स्क्वायर की वजह से। ये जो स्क्वायर आया ना, तो किसी भी आप नेगेटिव क्वांटिटी का भी आप स्क्वायर करेंगे तो इट विल गिव ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो खेल खत्म उसका। जो यहाँ पे वेक्टर काम कर रहा था तो इसके वी स्क्वायर ने इसको खत्म कर दिया। अब ये केवल मास डिपेंडेंट होगी, ठीक है ना, और मास स्केलर क्वांटिटी आपकी, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, द एनर्जी हेल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है किसी ऑब्जेक्ट में कौन सी होती है? काइनेटिक। और पोजीशन की वजह से कोई चीज किसी चीज में तो पोटेंशियल आ जाती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर या टेंसर? स्केलर। और दूसरा एनर्जी हेल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन, इट्स, इसकी पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, जिसको चाहिए हो। लास्ट वाली मिली? लास्ट वाली मिली क्या? हाँ, यूट्यूब पे है ना वो। तो आज जिसको नहीं मिली हो ना वो यूट्यूब से देख लेना, यूट्यूब पे है वो। वैसे ग्रुप बना रखा होगा ना? वैसे ग्रुप नहीं है आप लोगों का? क्या आप नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे? हैं? नहीं, अपने आप का ऐड करा लेना। द एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज
पोटेंशियल एनर्जी। जो पोजीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी आती है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है। और काइनेटिक क्या होती है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, जिसको ये समझ नहीं आया क्लास 11th के टॉपिक से है? हाँ एफ एस कोस थीटा वाला है ये, लेकिन ये स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट होती है ना, जो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट होती है, डॉट प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, दो वेक्टर्स की, जैसे उसमें स्पेशली टॉपिक है इनसे लेकर, ठीक है, याद दिला देता हूँ। जैसे डायरेक्शन वेक्टर लिखते हैं हम किसी भी पोजीशन के, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसके अलोंग जो इसके पोजीशंस वेक्टर रहेंगे वो आई, ये जे और ये के, है ना। तो इनके क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई इंटू आई, ठीक है, इसका प्रोडक्ट देगा 1, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी आई इंटू जे, इट विल बी 0, ठीक है ना। तो ये डॉट प्रोडक्ट कहलाती है, क्रॉस प्रोडक्ट कहलाती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है 0 के इक्वल और डॉट प्रोडक्ट होती है 1 के इक्वल। तो सेम अगर मैग्नीट्यूड करोगे ना सेम वेक्टर्स का, तो वो 1 के इक्वल होगा, और क्रॉस करोगे इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मैग्नीट्यूड 0। तो ये पोजीशंस वेक्टर हैं जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये आपका क्लास 11th का पर्टिकुलर टॉपिक है। वर्क को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वही वाला फंडा आ गया अपना, ठीक है ना, ये वाला आ गया, है ना, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी कोस थीटा, है ना, ये लिख सकते हैं। इस डॉट का मतलब क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एक एंगल है जो कि कोस थीटा है। पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी यार कौन सी एनर्जी है, ये हमने क्लास में किया था कि मैकेनिकल एनर्जी हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज काइनेटिक, सेकंड वन इज पोटेंशियल। इसने क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा आपसे कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी किसके टाइप है, तो मैकेनिकल एनर्जी के टाइप है, यांत्रिक ऊर्जा। पावर को कैसे, अब पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये सब क्लास के क्वेश्चन है। पावर को इसका डायमेंशंस भी आ सकता है, इसमें क्वेश्चन हम अपने आप से ही बना सकते हैं। इसमें इससे पूछा जा सकता है कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बताओ डायमेंशन क्या होगा इसका। वर्क डन है, अब वर्क डन क्या होता है, उसका डायमेंशन, वर्क डन का डायमेंशन, ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या है, टाइम है, ये आप बना लो। इसका फोर्स का क्या होता है, MLT - 2, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, एक लेंथ ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और अपोन में टी है, अपोन में टी कर दो, ठीक है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, m, l के साथ l का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, और ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t - 3, ठीक है। ये डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है इसमें। कुछ क्वेश्चन अपने आप से बना सकते हो। एनर्जी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वर्क, तो मैंने बोला था एनर्जी है ना वो कंजर्व्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स है ये, और कंजर्वेटिव जो फोर्स है वो मतलब हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम वन फॉर्म टू अनदर उसको बस कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग वर्क ओनली गेट ट्रांसफर्ड ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम एनर्जी को केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये दो क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट विद वेट ऑफ 100 न्यूटन kept at the height of 15 meter, find the potential energy of the object of that height, ठीक है। अब इसमें बताओ क्या आना चाहिए हमारा आंसर, 100 न्यूटन की
एक वेट को, ठीक है, एक हाइट पे रखा गया है 15 मीटर पे, पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। द वर्क डन बाय ए बॉडी इज 50 किलो जूल which is attained while reaching a height of 5 meter. By what difference has the energy of the body changed? अब इसमें एनर्जी बॉडी चेंज निकालोगे तो mgh करके निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां जब पूछा गया कि वर्क डन बाय ए बॉडी इज 50 किलो जूल, तो ये एनर्जी चेंज कोई बता दिया इसने? ये एनर्जी चेंज कोई बता रहा है? यहाँ वर्क डन जो है वो इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? जितना ये है उतने का उतना आंसर आना चाहिए यहाँ पे। इसको कोई सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल करके पूछा गया है कि वर्क डन को आप एनर्जी फॉर्म में कहें तो वो कौन सी एनर्जी के इक्वल होता है? पोटेंशियल के, ठीक है। कौन से केस में? देखो, या तो कोई चीज ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है और उसमें वर्क डन पूछा गया है आपसे, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। उस टाइम में आपको एफ इंटू एस नहीं करना है, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है? mgh लगाना है इस कंडीशन में, ठीक है। या किसी स्प्रिंग के लिए पूछा गया हो, या किसी स्प्रिंग के लिए पूछा गया हो, दो केस के अंदर, या तो हाइट के साथ कोई आपसे वर्क डन पूछा गया हो या किसी स्प्रिंग के लिए पूछा हो, इन दोनों केस में वर्क डन को पोटेंशियल के केस में निकाला जाता है। हाँ अभी समझ में आया या नहीं आया? ऊपर से चला गया क्या इसमें? ये कैसे होगा? यही आएगा तेरा। ये वाला किसके समझ ही नहीं आया? वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। वर्क डन इन द सेंस ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन टू केसेस। पहले केस में है जब आप हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो और उसमें वर्क डन पूछा गया हो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी लगाते हैं वहां पे। वर्क डन एफ इंटू एस नहीं लगाया जाता वहां पे, वहां mgh निकाला जाता है। जब किसी हाइट से किसी चीज को छोड़ा गया, पूछे गया कितना वर्क डन किया गया, तो mgh के बराबर किया। या एक रिस्टोरिंग फोर्स पूछी गई, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स पूछी गई है किसी स्प्रिंग के अंदर, तो उसमें पूछा गया कितना वर्क डन किया गया इसके अंदर, तो भी mgh के बराबर किया गया, एफ इंटू एस के बराबर नहीं किया गया, mgh के बराबर किया गया वहां पे। तो ये आपका वर्क डन इन द सेंस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। नहीं नहीं, काइनेटिक को नहीं लेंगे यहाँ पे, पोटेंशियल को लेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स है ना उसके अंदर, क्योंकि हाँ तो पोटेंशियल, हाँ नहीं, सिर्फ पोटेंशियल को लिया जाता है। ये थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है। ए क्रिकेट बॉल हैविंग 7 किलोग्राम ऑफ मास which is moving with a velocity of 20 meter per second cover a height of 8.75 meter vertically, calculate the work done in joule। 7 किलोग्राम वजनी बॉल को इतनी वेलोसिटी के साथ इतनी हाइट कवर करती है। अभी बताया मैंने इस केस में, अभी बताया कि जब ऐसा वर्क डन वाला केस हो जाए यहाँ पे, तो हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे? इसमें एक मिस्टेक है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी 2 होनी चाहिए यहाँ पे, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ इनिशियल और फाइनल ले लो। इसमें इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल 20 है और फाइनल 15 है। इसमें दो वेलोसिटीज है, इनिशियल इसमें 20 है और फाइनल इसमें 15 है, तब निकलेगा ये आंसर। अब इसको इक्विवेलेंट कर लो। आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एनर्जी जब हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो उसमें एक एनर्जी बढ़ती है, दूसरी एनर्जी घट जाती है ना। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी, क्योंकि वेलोसिटी एक टाइम पे पहुंच के 0 हो जाएगी और हाइट बढ़ने के साथ आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है यहाँ पे। तो ये सेम क्वेश्चन इसने पूछा है यहाँ से
कि काइनेटिक इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, ठीक है, और इसमें दोनों ही इक्विवेलेंट एनर्जीज रहेंगी, दोनों का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इक्वल आएगा। तो 1/2 हाफ एम वी स्क्वेयर लगाए यहाँ पे, तो वी फाइनल का स्क्वेयर माइनस इनिशियल का स्क्वेयर और इक्वल टू जो सेकंड है वो m इंटू जी इंटू एच। इन दोनों को इक्विवेलेंट रख लो, देखना दोनों का आंसर इक्वल आता है क्या। तो आपका यहाँ पे जो मेथड है वो काम कर रहा है, इसका मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सही है। देखो 1/2 मास कितना है 7 इंटू फाइनल वेलोसिटी हमारी है 15 स्क्वेयर माइनस 20 का स्क्वेयर, ठीक है, और दूसरी है इसकी 7 इंटू 10 ले लो अप्रोक्सीमेशन में, इसमें है नहीं, मैंने इसको करेक्ट किया है इस अभी तो फिर बताया था अभी इस क्वेश्चन का मैंने करेक्ट किया, इसमें एक चीज दे रखी है, इसमें एक ही वेलोसिटी दी गई, इसमें वेलोसिटी 2 होनी चाहिए, तो मैंने एक फाइनल वेलोसिटी इसकी ले ली 15, फाइनल वेलोसिटी इसकी 15 है और इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ठीक है, इसमें दो वेलोसिटी, इस करेक्शन है इस क्वेश्चन में, कर लेना है इसको, लिख लेना है इसको ऊपर से कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें जो है वो 20 है और फाइनल वेलोसिटी 15 है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, 1/2 इंटू 7 इंटू 15 का स्क्वायर हो गया 225, 20 का स्क्वायर हो गया 400, इसको माइनस करेंगे कितना जाएगा 175, 1/2 इंटू 7 करना है इसका मैग्नीट्यूड। एक इसका मैग्नीट्यूड करो 87.5 का 7 के साथ मैग्नीट्यूड करो और एक ये सोल्व करो। तो टोटल वर्क इसमें पूछा गया वर्क डन किसके बराबर 0 के, दोनों इक्विवेलेंट ही तो एनर्जी आ गई, जितनी आपकी काइनेटिक है उतनी आपकी पोटेंशियल आ गई, तो टोटल वर्क डन किसके बराबर 0 के बराबर हुआ। दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आया 612.5 और 612.5। क्या किया, एक के लिए हमने पहले काइनेटिक निकाला, दूसरे के लिए हमने पोटेंशियल निकाल दिया, दोनों ही इक्विवेलेंट है, जितना हमारा ये चेंज है उतना ही ये चेंज है, ठीक है ना। अब टोटल वर्क डन कैसे निकाला, क्योंकि एक इसमें बढ़ रहा होगा दूसरा घट रहा होगा, तो वर्क डन जब हमने निकाला होगा यहाँ पे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इसमें एक का मैग्नीट्यूड अगर हम करेंगे, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी छोटी थी ना ये वाली, तो ये माइनस में आंसर आएगा, तो एक हो गया -612.5 और एक हो गया +612.5, आ गया 0 आंसर। ये फॉर्मूला लिख लो, W इज इक्वल टू PE प्लस KE, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये थोड़ा सा सही लेवल का है ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही था कि जब हम एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घट जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे जब आपने फेंका हो गया तो यहाँ से एक पॉइंट मैक्सिमम पहुँच के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि हाइट बढ़ रही थी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, तो हाइट बढ़ने के साथ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी और काइनेटिक एनर्जी घट रही थी, ठीक है। उसी सेम कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे पूछा है कि वर्क डन कितने के बराबर, तो टोटल वर्क डन में हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी उसकी, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, एक -612.5 एक +612.5, दोनों का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन इसने पूछा था तो इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क, ज्यादा काम किसने किया होगा इसमें, ये आप कर सकते हो, इसको करो। इसमें से ज्यादा काम किसने किया गया, एक रेज हैमर ने,
एक बुलेट फायर की गई है किसी गन में से, एक मूविंग स्टोन ने, एक रोटेटिंग व्हील ने। इनमें से कौन सी चीज ज्यादा काम कर रही है? अरे भाई ये ज़्यादा करेगा क्योंकि ये इसकी डिस्टेंस ज़्यादा अटेन करेगा ये। इसमें एस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा सबसे ज़्यादा। भाई बुलेट फायर की गई है तो सबसे ज़्यादा इसमें डिस्प्लेसमेंट किसने अटेन किया होगा? बुलेट ने, ठीक है ना। इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा किसने, मतलब वर्कडन इसने पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा किया, तो जिसने सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया तो डिस्प्लेसमेंट तो बुलेट करेगी ना। सबसे ज़्यादा मैग्नीट्यूड तो बुलेट का होना चाहिए इन कंडीशंस के अंदर। तुम्हारी कोई अलग क्लास चल रही है क्या? है हमारी अलग ही क्लास चल रही है क्या? इस क्लास से अलग भी कोई क्लास हो रही है तुम्हारी? यहीं रहो, हाँ अभी यहीं रहो, अभी क्लास चल रही है तुम्हारी। अच्छा पी ले, हाँ पी ले पहले। किसमें? व्हील में तो वहीं घूम के वहीं आ गया ये। हाँ एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, हाँ याद आ गया एक। कैसा? कहीं भी जा सकता है ना ये तो, इसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी ना। मैंने बोला था स्पेशली हिंदी के लिए बनाएंगे, बनाएंगे तो आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें आप स्टोन की डायरेक्शन जब नहीं दी गई हो तो आप ये कंसीडर कर लो कि डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है, सबसे ज़्यादा तेज मूव कौन कर रहा है। भाई जो सबसे ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है, ठीक है, वर्क डन भी तो वही ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। मोहन एक दिन में 5 काम करता है और रमेश एक दिन में 10 काम कर रहा है। इसका मतलब काम की एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? जो ज़्यादा स्पीडली काम कर रहा है, मोहन ज़्यादा काम कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो गन इसमें से ज़्यादा तेज दौड़ के काम कर रही है। मैकेनिकल एनर्जीज ये आ गया है ना। इसी क्वेश्चन को फिर उसने रिपीट करके पूछ लिया, बोले मैकेनिकल एनर्जी बताओ क्या है। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी को पूछ लिया ये कौन सी एनर्जी होती है, तो ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है। हाँ वर्क प्रेजेंट इफ देयर इज फोर्स, अगर फोर्स है तो वर्क है, अगर फोर्स नहीं है तो वर्क नहीं है। उसके बाद है एक कंप्रेस स्प्रिंग पजेस मोर इसमें पूछा गया कंप्रेस स्प्रिंग पजेस मोर एनर्जी देन ए स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज द कंप्रेस स्प्रिंग हैज कौन सी एनर्जी पोटेंशियल है। किसी भी चीज में पोजीशन की वजह से को अगर कोई एनर्जी है तो वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। और इसका है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, जिसको रो से डिनोट किया जाता है। If a man pulls a trolley by applying force of 50 Newton and trolley is displaced 30 meter, what is the work done? वर्क डन पूछा है, मैन पुले अप्लाइंग फोर्स अप्लाई कर रहा है 50 न्यूटन का और ट्रॉली ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया? उसके बाद द फॉलोइंग पार्टिकल मूव्स विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ द देम हैज द मैक्सिमम मोमेंटम। अब मोमेंटम का केस पूछ लिया तो P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मास डिपेंडेंट या वेलोसिटी डिपेंडेंट? वेलोसिटी को बता दिया वेलोसिटी को बता दिया, बोलो सेम है, तो मास डिपेंडेंट हो गया ये।
इसने ये बात कह के ना यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब यहाँ से इसने v को खत्म कर दिया, v बोला सबका सेम है। तो अब ये बताओ मैक्सिमम मोमेंटम किसका है, तो जब ये खत्म हो गया तो बात इस पे आ गई ना, मास पे। तो हम अब इसमें देखो लाइटर और हैवी पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम एटम के बराबर होता है, ठीक है ना, हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर है एक अल्फा पार्टिकल। एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो एक्टिंग ऑन इट, क्या इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हो जब ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, इंपल्स, इनर्शिया, फोर्स या प्रेशर? हाँ बताओ, फोर्स। ये न्यूटन के लो है, ठीक है ना, कि भाई कि जब किसी चीज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स काम ही नहीं करेगी तो मूव नहीं कर पाएगा। एवरी ऑब्जेक्ट वांट्स टू टेक इट्स पोजीशन अप टू एन एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड ऑन इट, जब तक आप किसी वस्तु के ऊपर कोई बल नहीं लगाते ये अपनी अवस्था को बरकरार रखती है। अगर वो विरामावस्था में, रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू इन मोशन, ठीक है ना, वो जब तक आप उसको स्टॉप करने के लिए कोई फोर्स नहीं लगा देते। इनर्शिया कहता है सेम उसी लो को, फर्स्ट लो को, वो बताता है आपको मोशन चेंज करने के लिए, आपको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, और तीसरा डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए। सेम बात गैलीलियो ने कहा, बोला अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई चीज मूव कर रही है तो बोला मूव करती रहेगी जब तक कि आप एक अपोज फोर्स नहीं लगाते, रेजिस्टिंग फोर्स उसके ऊपर, जिसको फ्रिक्शन फोर्स से हम डिफाइन करते हैं ना। एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो इन द ड्रॉन ऑफ बो, है ना, धनुष बाण देखा है, धनुष बाण में कहा गया एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग एन एरो, बोले धनुष में जब बाण डाल के जो छोड़ते हो आप, तो रिलीज करते वक्त द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बो चेंज किस में होगी भैया? अब तक जब तक आपके हाथ में है, जब तक वो एरो आपके हाथ में थी इस टाइप से, उसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी, स्थित ऊर्जा थी, क्योंकि वो रुकी हुई थी ना अभी, तो उसमें स्थित ऊर्जा थी। अब वो जब एरो चलना स्टार्ट होगी तो उसमें एनर्जी कौन सी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। Which of the following physical units change or tends to change the state of the rest or अभी बताया, बोला अगर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, कौन सी चीज है जो उसको चेंज करा सकती है? तो फोर्स चेंज करा सकती है। Which of the following is the value of 1 kilowatt hour of energy converted into joules? 3.6 into 10 to the power 6 joule. 1 kilowatt hour, वोट 1 into 1000, और आवर में सेकंड कितनी? 3600, 3.6 गुणा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी। द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी डज नॉट अकर्स इन, डैम्स में होता है, एसी जनरेटर में होता है, डीसी में होता है, मोटर में नहीं होता, क्योंकि मोटर क्या काम करती है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करती है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करती है। भैया मोटर को तो आप एनर्जी दे रहे हो ना, मोटर को तो आप एनर्जी दे रहे हो, उससे काम चला रहे हो। इस पंखे को तो हमने एनर्जी दी है, तभी तो मैकेनिकल वर्क कर रहा है नहीं, है ना? या इसको हमने मैकेनिकल एनर्जी दी और ये इलेक्ट्रिकल कर रहा हो? नहीं ना, हमने इसको एनर्जी दी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है यहाँ पे। फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, संवेग कहते हैं इसको, संवेग। उसके बाद है डिस्पाइट वर्किंग ऑन ए सब्सटेंस द क्वालिटी टू डू नॉट चेंज इन द शेप इज कॉल्ड है एक्सटर्नल वॉल्यूम या रिजिडिटी, एक्सटर्नल फोर्स एंड साइज, एक्सटर्नल फोर्स एंड रिजिडिटी, एक्सटर्नल एरिया एंड रिजिडिटी। एरिया खत्म, वॉल्यूम खत्म, ठीक है ना। अब दो चीजें बच गई, क्योंकि काम कराने के लिए डिस्पाइट वर्किंग ऑन ए सब्सटेंस, भाई अब फोर्स चाहिए पहली बात तो पहली बात तो ये वाला आंसर तो ठीक हो गया, है ना।
कि हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए किसी चीज के लिए। अब कह रहा है द क्वालिटी टू नॉट चेंज इन शेप, अगर अगर शेप चेंज ना हो तो वो सब्सटेंस क्या है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या हो गया, कठोर, ठीक है ना। जो हार्ड है सब्सटेंस, ये आपसे पीछे क्या कर रहे हैं पूछना, क्या क्या चल रहा है, कोई बहुत जरूरी मूवी चल रही है क्या, वेब सीरीज देख रहे हो, टाइम होता है उसके लिए घर पे, यहाँ मत देखो, यहाँ सामने देख लो। तो आंसर हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स एंड रिजिडिटी, ठीक है ना। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, हार्डनेस। समझ में आया आपके, है थोड़ा बहुत आगे। रो से रो, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये पी मोमेंटम है, ये रो है, ये ग्रीक साइन है, ग्रीक लेटर है रो, इसको बोला जाता है RHO। व्हाट डज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल, मैकेनिकल एनर्जी किस, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए भाई इस, लो पढ़ो। हो गया। ए सिंपल मशीन हेल्प्स ए पर्सन इन डूइंग, मशीन क्या काम करती है भाई, आपके काम को आसान बना देती है, और जितनी स्पीड से आप उस काम को कर रहे हो उससे ज़्यादा तेज स्पीड से कर देगी उस काम को, एफिशिएंसी बढ़ जाती है उस काम को करने की अगर हम मशीन यूज़ करेंगे, है ना। जैसे पहले हम पहले खेत जोतते थे ना, तो पहले इंसान क्या करता था, बैल का यूज़ करता था, बाद में फिर ऊँट का इस्तेमाल करने लगे, फिर और बाद में फिर हमने हल से लगा के, और पीछे ये कॉन्सेप्ट मैकेनिकल वर्क में हमने करा दिया ट्रैक्टर से। अब एक इंसान अगर वो खेत जोतता था तो 3 दिन में एक खेत जोतता था, अब आज एक ट्रैक्टर अगर करता है तो एक दिन में लगभग 20-25-30 खेत निपटा देता है ना। तो हमारे काम को क्या कर रही होगी मशीन, क्या कर रही होगी, काम कम कर रही होगी, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रही है लेसर फोर्स के साथ, बोले फोर्स कम लगा रही है, काम को उतना ही कर रही है, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क स्लोली, बोले उतने ही काम को कर रही है लेकिन स्लो कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ वर्क मच फास्टर, बोला काम तो कर रही है लेकिन उससे ज्यादा एक्यूरेसी से फास्ट कर रही है उसे। एनर्जी ऑफ विंड इज, अच्छा टर्ब उसमें विंड मिल होता है वो कैसे, कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा होगा विंड मिल जो होता है कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, कौन सी वाली एनर्जी को कौन सी वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, विंड मिल कौन सी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, वो पीछे वाले लोग होते हैं उनका ध्यान होता है, ये यहाँ तक बैठे होते हैं इनका ध्यान होता है, इनसे बीच वाली 2 रो क्या कर रही होती है, अपने उसमें ख्यालात में खोई रहती है। बताना आंसर, एक विंड मिल कौन से प्रोसेस पे काम करता है, कौन सी एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, नहीं आंसर, आपसे आगे वाले, हाँ आप नहीं पता, वेरी गुड, आपके साइड वाले से पूछो, आपको भी नहीं पता, आपके साइड वाले से, ये लो, ऐसे भी लोग होते हैं। क्लास में ही हो ना आप, क्लास में ही हो ना, 3 बार बोल लिया मैंने, मैंने पूछा कि विंड मिल कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, वहां सामने कुछ लिखा ही नहीं, वहां क्या देख रहे हो, वहां से कोई हेल्प नहीं मिलेगी।
क्या क्लासरूम में फ़ोन अलाउड होता है तुम्हें? क्लासरूम में फ़ोन अलाउड है? वो भी साइलेंट करके ना? वो फ़ोन ही चला रहे हैं शायद, फ़ोन में ही ध्यान है उनका। क्लास में एक ही काम हो सकता है, या तो फ़ोन चला लो या पढ़ लो, और डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और जो सोशल मीडिया पे लगा होगा, जिसको एक आधे मैसेज ऑन आने होंगे कहीं बाहर से, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, है ना, क्योंकि सारा ध्यान तो मैसेज में है। फिर अब क्या पूछेगा, मैसेज यही जा रहा होगा, पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, ये ऐसा पढ़ रहे हैं, इन्हें क्वेश्चन तक भी याद नहीं हो रहा। हाँ, पता लग गया क्वेश्चन? बताओ फिर आंसर। हाँ, इलेक्ट्रिकल में क्या? इलेक्ट्रिकल में बहुत बढ़िया। और किसी को पता है पीछे से? हाँ, ये सही है। हाँ बताओ, हाँ बताओ। विंड मिल कौन सी, क्या बता रहे हो? ये विंड एनर्जी कौन सी होती है भाई? यही कह रहे हो? कौन कौन सहमत है इनसे? कौन कौन सहमत है, सही बता रहे हैं इस बात को? ये विंड एनर्जी कौन सी होती है? हैं? विंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है? हैं? क्या? हाँ। इसका कॉन्सेप्ट होता है, ये एक अपने पर्टिकुलर एरिया में घूम रहा है एक ताकत के साथ। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी वाली एनर्जी को कौन सी वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये तो मैकेनिकल है ना इसके अंदर, तो है ना, और इसमें मैकेनिकल है, और ये काम क्या कर रहा होता है, किस लिए लगाया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बनाने के लिए। तो ये कर रहा होता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया, निकल गया ना, रिग्रेट करोगे बाद में बैठ के कि क्लास में हमने कराया था, पढ़ाई नहीं। वो है तो मैकेनिकल एनर्जी ना, आप उसको होल एनर्जी क्या कहोगे? कि होल एनर्जी क्या हो रही है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं ना, विंडोज के ऊपर। हाँ, वो हाइट पे नहीं, कुछ भी वो एक्स वाई जेड कुछ भी काम कर रहा है, मेनली उसमें हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। वो मैकेनिकल वर्क है, चाहे हम उस ब्लेड को घुमाएं या विंडोज ब्लेड को घुमाएं, मेनली वो मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के काम आता है। हमने पूछा कि विंड मिल क्या काम करता है, तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में, या तो इस पंखे को मैं अपने हाथ से घुमाने लग जाऊं तो भी हवा आ रही है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिसिटी इसको घुमा रही है तो भी, तो हो रहा है तो मैकेनिकल वर्क ना, इसके ऊपर कन्वर्ट ही इलेक्ट्रिकल में उसको करके दे रहा है। एयर में, एयर कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है? एयर कौन सी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसकी ब्लेड को रोटेट करने के लिए? एयर प्रोवाइड कर रही है उसमें काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जिससे ब्लेड्स घूम रहे हैं। ब्लेड की अगर मूवमेंट में अगर पूछो कि कौन सी एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी ब्लेड की मूवमेंट में। ओवरऑल तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ना। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया ना कि काइनेटिक और पोटेंशियल का दोनों का सम है मैकेनिकल वर्क। एनर्जी ऑफ विंड हवा के अंदर पूछी गई है ना, ओनली काइनेटिक। रेज्ड हैमर है, एक हैमर है, हथौड़ा ऐसे रखा गया है, ऐसा सीधा करके रखा गया है ना, एक तो ऐसा रखा गया हो, एक ऐसा उठा के रखा गया है। बताओ कौन सी एनर्जी है उसके अंदर? अब ये आगे से कोई मत बोलना इसको, ये पीछे वाले ही बताओ, ये रेड टी शर्ट से पीछे पीछे वाले बताना। एक रेज्ड हैमर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? हैमर मतलब हथौड़ा। ये आपसे पीछे पीछे वाले, ये इनमें से बताना कोई। अभी मुंह ताक रहे हैं एक दूसरे का, फुसफुसा के कोई बता दे। पता है? पोटेंशियल। आप
पक्का? कैसे कैसे? कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो दोस्त के साथ सहमत होते हैं हमेशा, चाहे वो कुछ भी कह दे, कह रहे यही सही है। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी क्या क्यों है इसमें? ये तो ऐसे उठा के रखा गया है ना हाइट के ऊपर, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे? काइनेटिक नहीं होनी चाहिए है? मैकेनिकल एनर्जी है। ये बहुत बढ़िया था, ये बहुत बढ़िया था। वैसे ऐसे ऐसे भी एक आधे धुरंधर होने चाहिए क्लास में, वैसे पूरा एंटरटेनमेंट करा के जाते फिर वो। ये भी ठीक कह रहे हो आप, सर फोड़ दे किसी का, बोले मैकेनिकल एनर्जी है, देखो बर्गडन हो गया ना, खून निकल गया। ऐसा कर मत देना लेकिन किसी के साथ, ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं है। क्योंकि इस वाली रो में, हाँ आप बताना, ये सबसे लास्ट, हाँ पहले वाले आपसे नेक्स्ट। आप इसे पूछ रहा हूं, एक रेज हैमर के अंदर कौन सी एनर्जी है? इन्हें पता ही नहीं। पोटेंशियल? पक्का? काइनेटिक? बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया। आप बताओ। है पोटेंशियल? बहुत बढ़िया। आप, आपसे पोटेंशियल क्यों कह रहा है? वो ऊपर वाला जाने, हमने तो बता दिया। पोटेंशियल ही है इसमें, इसकी पोजीशन की वजह से रखा गया, मारा नहीं जा रहा किसी के, रखा है। जब भी कोई चीज रखी है ना अपनी, जब भी वो रखी हुई है अपनी पोजीशन को एज इट इज बनाए हुए है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो उसकी पोजीशन यूं की यूं है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। सोचने वाली बात ही नहीं थी। है? क्या कह रहे हो? हाँ मस्कुलर एनर्जी है, जब उठा के सर में मार दिया हो, मसल्स का इस्तेमाल किया गया हो किसी चीज के लिए, जैसे किसी ट्रॉली को पुश करना, मस्कुलर एनर्जी है। पीछो है? क्या पूछ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, किसी चीज में मोशन की वजह से, जिस चीज में गति है ना उसमें जो भी एनर्जी आ रही है, ये बहुत बढ़िया करा आपने। जिस चीज में गति है ना उस वजह से उसमें जो भी एनर्जी है, हाँ अगर उसको मार रहे हैं ना कंटिन्यूअसली, अगर मूवमेंट कर रहे हो ना किसी भी चीज में, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कहाँ? अरे उठा, ये चीज यहाँ रखी हुई थी, देखो ये पेन ये ऐसे रखा हुआ है, मैंने इसको उठा के ऐसे कर दिया, पूछा एनर्जी कौन सी है? हैं? नहीं वो खड़ा था। अरे अरे भैया इसको छोड़ो, इसको ले लो, ठीक है ना? ये लो, ये बोतल ऐसे रखी है मैंने, इसमें कौन सी एनर्जी है और अब कौन सी है? बताओ क्या फर्क आ गया? वो तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, बोले एक हाइट के ऊपर रखा गया है यहाँ पे। इसके अंदर के पानी में कौन सी एनर्जी है लेकिन? है? इसके अंदर के पानी में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल रुका हुआ है ना ये, अगर इस बोतल के ढक्कन को यहाँ से खोल दूं तो कौन सी एनर्जी हो जाएगी? फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसमें रिस्टोरिंग है, अभी अभी फिलहाल टाइम जब तक इसको स्टोर करके रखा गया इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन जब इसको एक हाइट से खोल के गिरा दिया ना हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होने लगेगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्या? कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और ये भी पूछ लेते, मजा आएगा। कई कई तो ऐसे सो रहे हैं आराम से। ये रेड टी शर्ट से पीछे वाले भाई बताएंगे। आप बताओ, ये बताना है, ये बताना है क्वेश्चन 33। कैसे? हाँ कैसे जीरो? जीरो कैसे आया? क्या कर रहा है?
एक ही पाथ पे रोटेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ फाइनली, मतलब क्या हो गया इस बात का? सही बोल रहे हो? बताओ बताओ बताओ, सही बता रहे हो? एक ही पाथ में मूव कर रहा है, तो उससे रिजल्टेंट क्या हुआ उसका? सिर्फ एक एक बात रह गई यहाँ पे, खत्म हो जाएगा टॉपिक। एक ही पाथ में, बहुत सही बताया आपने, एक ही पाथ में मूव कर रहा है, तो एक ही पाथ में मूव करने के कारण इसकी क्या चीज जीरो कर रही है इसको? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि जहां से उसने चलना शुरू किया था ना, वापस घूम के उसी पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई? सेम हो गई, जीरो नहीं होगी, सेम हो गई, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? इफ एन एजेंट डूइंग ए वर्क इन टाइम t, देन पावर विल व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग रेन? बारिश के समय में कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही होती है? देखो, जब बादल हैं, बादल बने हुए हैं, तो इसमें एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल। और पोटेंशियल एनर्जी से जब बारिश नीचे गिरने लगी तो कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? देखो, वर्क एनर्जी तो मैंने टॉपिक पहले ही कह के तुम्हें खत्म करा दिया था कि वर्क एनर्जी पावर जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसमें तीसरी चीज आती है प्रेशर। तो प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये जो वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या एरिया वेक्टर है? है? वो एरिया वेक्टर है फिजिक्स के अंदर, एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर है। 11th क्लास की जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी उसको पता होगा ये क्या होना चाहिए। प्रेशर, थ्रस्ट, स्ट्रेस, स्ट्रेन, सब एक ही बात है, ठीक है ना। प्रेशर के अलावा यहाँ स्ट्रेस आ जाए, स्ट्रेन आ जाए, ठीक है ना, थ्रस्ट आ जाए, ये सब एक ही बात है, सब पे फोर्स अपॉन एरिया होती है, ठीक है। सबका एक ही मतलब होता है। प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। यूनिट क्या होती है ऐसा इसकी? पास्कल। पास्कल का लो भी होता है ना, क्या? हाँ, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। हाँ, कि जितना बायंसी फोर्स, जितना आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो उतना अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। यहाँ पे आपने स्मॉल एरिया के ऊपर प्रेशर लगाया, रिजल्टेंट एक लार्ज एरिया में रहा। फिर इसका जैसे जैक उठाए जाते हैं, जैक से गाड़ी उठाई जाती है बहुत हैवी, पास्कल के लॉ के अकॉर्डिंग। इस छोटे एरिया में लार्ज एक्सटेंड फोर्स अगर चाहिए तो इसमें फ्लूइड होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, तो छोटे से एरिया के ऊपर फोर्स लगाओ आप, है ना, और इसका रिजल्टेंट एक हैवी प्रेशर, हैवी फ्लूइड को डिस्प्लेस कर देगा, है ना। इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम में भी वैक्यूम ब्रेक बनाए जाते हैं ना, उसमें भी इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो ना ट्रक के ब्रेक मारते थे, तो यहाँ ब्रेक मारो वहाँ रुकेगा जाके, लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। आज के टाइम में वैक्यूम ब्रेकिंग होती है, आज के टाइम इंस्टेंट ब्रेकिंग काम करती है, ट्रेन में भी कॉन्सेप्ट काम करते हैं। पहले क्या होता था ना, प्लेट्स लगाए जाते थे उसको रोकने के लिए, जब दो चीजें आपस में फ्रिक्शन करती थी ना, तो एक दूसरे के घर्षण की वजह से वो रुकता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जब एक पाइप के अंदर प्रेशर अप्लाई किया जाता है ना, ये ऐसे फ्लूइड होता है इसके अंदर, और ये ब्रेकिंग पैड्स होते हैं, ये ब्रेकिंग पैड्स होते हैं ऐसे, ठीक है, जो पहिए को रोकते हैं ऐसे, ये इसके साथ टच में लगते हैं, तो इसके बीच एक फ्लूइड होता है, ठीक है। तो यहाँ जब पेडल से फ्लूइड इसके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, तो ये सारा का सारा फ्लूइड क्या हो जाता है? डिस्प्लेस कर जाता है, जिसका रिजल्टेंट एक हैवी मैकेनिकल फोर्स में आता है, जिसकी वजह से इसको तुरंत यहाँ पे ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का कॉन्सेप्ट इस वैक्यूम ब्रेकिंग पे काम करता है, इसीलिए इतनी इंस्टेंट ब्रेकिंग हो गई। मतलब इसके अंदर गाड़ियों के अंदर भी सिस्टम दिया जाता है ना, ऑटोमेटिक ब्रेक कंट्रोल्स में, तो वो यही इसी सिस्टम पे काम करते हैं, पास्कल के लॉ के ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी?
ठीक है, प्रेशर नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, वर्क नहीं होगा, मोमेंटम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव? इसमें से कौन सी जो है वो अकेंद्रीय और असंकेंद्रीय मतलब संरक्षण फोर्स है, बल है? फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। नॉन सेंट्रल होगी और नॉन कंजर्वेटिव होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। सेंट्रलाइज नहीं है, हर एक डायरेक्शन में काम कर सकती है, हर एक तरफ काम करती है। ए मैन पुट्स 20 kg ऑब्जेक्ट ऑन हिज हेड बाय रेजिंग द ऑब्जेक्ट 2 मीटर अबाउ द फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द वर्क डन वर्क डन बताओ क्या होगा? 20 किलोग्राम का वजन है और इसने रखा है उसको 2 मीटर के हाइट सरफेस के साथ। वर्क डन बताओ क्या होगा? मैंने आपको अभी अभी इससे पहले जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया, मैंने बोला वर्क डन अगर पूछे और वो हाइट के साथ पूछे तो वर्क डन कैसे लिखा जाएगा? इन द सेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर। याद आया? जब मैंने बोला कि आपको या तो स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, स्प्रिंग में पूछा गया हो तो वर्क डन F इंटू एस नहीं होता है, mgh के बराबर होता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे गिराया गया हो और उसमें आपसे वर्क डन पूछा गया हो तो उस केस में भी हम किसका यूज करते हैं? mgh का। ठीक है ना? तो मास कितना हो गया? 20 और g कितना हो गया? 10 और h कितना हो गया? हाइट कितनी होगी? कितना हो गया टोटल? बताओ। What will be the force applied on an object of mass m which is moving with the acceleration a? अब ये आपसे बढ़ा रखा है ऑलरेडी। F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? इसने क्या पूछा है आपसे? हाँ, इसने पूछा है आपसे, सॉरी ये क्या लिख दिया, ए पूछ रहा था ना, ये तो F, ये न्यूटन का सेकंड लॉ पूछ रहा था, m इंटू ए हो जाएगा न्यूटन के सेकंड लॉ से, A इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है आपको F इज इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये रहा। न्यूटन के तीनों लॉ याद है? न्यूटन के लॉ पे भी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है न्यूटन के लॉ के ऊपर। और आजकल तो ज़्यादातर इस पे वर्क एनर्जी पावर पे ज़्यादा पूछते हैं, वर्क एनर्जी से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन है, पावर पे तो फिर भी कम है, वर्क एनर्जी पे ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? चलो ये तो हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म, ठीक है। वापस से करें इसको? कोई क्वेश्चन पे डाउट है? अगर कुछ क्वेश्चन पे डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। पहला क्वेश्चन था वर्क। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताना वर्क क्या होता है, वर्क पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका डायमेंशन, ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा ये पूछा जा सकता है, इसकी एसआई यूनिट पूछी जा सकती है, और वर्क इन द सेंस ऑफ हाइट, ठीक है, और सेकंड रिस्टोरिंग फोर्स। अभी वर्क के ऊपर जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बता रहा हूँ। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए वर्क के लिए? बताओ, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कैसे निकालते हो डायमेंशन? किसको ये नहीं पता डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाथ उठाना एक बार जिसको नहीं पता डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं।
देखो मास लेंथ और टाइम तीन चीजें होती है ना, मास लेंथ टाइम। हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो पढ़ी थी ना, उसी की फॉर्म में हमें किसी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला बताना होता है। जैसे सच है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए हम बात करें तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अभी अभी पढ़ा हमने, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास को हम क्या लिखते हैं, m, और एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम। अब एक्सेलरेशन कहां से आया, एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है ना एक, तो लेंथ है, अपॉन क्या है, टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पे जब जाएगा तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एल टी स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर इस केस में हम इसको पढ़ें तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एल इंटू टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाता है एम एल टी माइनस 2। अब आपसे वर्क का पूछा गया, बोला वर्क बताओ क्या होता है। तो वर्क में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। तो फोर्स का डायमेंशन देखो ये लिखा एम एल टी माइनस 2, तुम्हें क्या याद रखना फोर्स का, एम एल टी माइनस 2 होता है, ठीक है। तो ये m, ये l, ये t माइनस 2 और ये s क्या है, फिर क्या आ गई, लेंथ। तो मैग्नीट्यूड किससे कर दो इसका, लेंथ के साथ, तो डायमेंशन क्या बन जाना चाहिए, m l स्क्वायर t माइनस 2, ये इसका डायमेंशन हो गया वर्क का। लिख लो वर्क का डायमेंशन m l स्क्वायर t माइनस 2। वर्क क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क के बारे में हमने क्या सीखा कि अगर वर्क हमसे पूछा जाए किसी ऑब्जेक्ट के केस में जब उस पर ग्रेविटी काम कर रही हो या कोई कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही हो, कोई भी मतलब ग्रेविटी के केस में या फिर इलास्टिसिटी के केस में, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में या फिर यूनिवर्सल फोर्स के बारे में, ठीक है, जिसमें यूनिवर्सल फोर्स में ग्रेविटी आ जाती है आपकी और इलास्टिक फोर्स में आपकी जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है स्प्रिंग के अंदर। ग्रेविटी और इलास्टिसिटी के अंदर दोनों केस में जो आपका वर्क होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, mgh के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे हमने दो क्वेश्चन अभी किए हैं। इन द केस ऑफ ग्रेविटी, जब किसी चीज के ऊपर ग्रेविटी काम कर रही हो या इलास्टिसिटी काम कर रही हो, उस केस में वर्क जो होता है वो mgh के बराबर होता है, उसमें F इंटू एस नहीं रह जाएगा। या तो किसी स्प्रिंग के केस में पूछा गया हो कि स्प्रिंग को हमने ऐसे उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसको खोल दिया, उस केस में हमने कितना वर्क डन किया गया, तो mgh के बराबर किया हमने। या एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से नीचे गिरा दिया, उसमें पूछा गया बताओ कितना काम किया, तो mgh के बराबर किया, ठीक है। उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं काम करता क्योंकि उसमें ग्रेविटी काम कर रही है वहां पे, और उसके लिए इलास्टिसिटी के लिए उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रही है, ठीक है। तो एक तो इसमें ये पूछा आपसे मैकेनिकल, इसमें जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें आप समझ लीजिए एक आपका मैकेनिकल वाला पूछा गया था, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ना, ये आपसे पूछा गया था कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है ना। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा, है ना, किसी यंत्र द्वारा की गई ऊर्जा, ठीक है ना। अब उसमें दो एनर्जी सम होती हैं, मैकेनिकल एनर्जी जो बराबर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दो एनर्जीज होती हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, और काइनेटिक का क्या होता है अब इसमें पूछा जाए ये काइनेटिक है पोटेंशियल है। अब काइनेटिक एनर्जी के केस में पूछा गया था आपसे, काइनेटिक के केस में पूछा गया था हाफ mv स्क्वायर। देखो वैसे तो वो स्केलर क्वांटिटी है, वो क्यों है वो आप बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं इसीलिए हूँ आपको ये बताने के लिए कि ऐसा क्यों। रट तो आप किताब से भी लेंगे, है ना, साइंस के क्वेश्चन तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ है कि आपको सीखना है कि ऐसा क्यों है, कि हाफ mv स्क्वायर जो है ऐसा क्यों होता है। देखो v स्क्वायर अगर है ना, यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट यहाँ मास डिपेंडेंट है या यहाँ
वेलोसिटी डिपेंडेंट है। वेलोसिटी को नेगलेक्ट कर दो यहाँ से, क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया। अगर कोई चीज़ नेगेटिव में भी है ना तो वो इसका रिजल्टेंट कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये जब पॉजिटिव क्वांटिटी बना रहा है यहाँ पे, तो कोई भी इसका नेगेटिव वेक्टर नहीं बनेगा। अब जब नेगेटिव वेक्टर नहीं बना तो वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं बनेगी, तो इसलिए मास डिपेंडेंट होगी। और मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? कि स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एनर्जी पजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी चीज़ में, पोजीशन की वजह से आती है पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होती है सिस्टम की? देखो एक और सिस्टम समझ लो, टोटल एनर्जी क्या होती है। देखो अब इसमें एक थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम समझ लो, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ ये एनसीईआरटी का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है ना। इस पे भी शायद एक बार कभी एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें 3 सिस्टम काम करते हैं, ठीक है ना, तीनों सिस्टम समझ लेना। थर्मोडायनेमिक्स में एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है और एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है।